जय गुरु जी संगत जी। आई एम ग्लैड कि मेरे को आज ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला, और ये सत्संग भी गुरु जी के हुक्म से है। मतलब अभी मैं आगे शेयर करूंगा कि वो मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि तुम्हें सत्संग करना है, वो बताऊंगा मैं भी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुआ। अराउंड 4-5 साल पहले मेरे को मेरी सिस्टर ने बोला कि तुमने वो देखा है गाड़ियों पे गुरुजी के स्टिकर लगे होते हैं, मालूम है कुछ इस बारे में? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बट मैं ना बाय नेचर स्पिरिचुअली क्यूरियस होते हैं ना, कि हर तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर करना, और काफ़ी ज्ञान इकट्ठा किया हुआ था स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। सारे गुरुओं को सुन लेना, और टीवी चैनल पे जो आते हैं जो रिस्पेक्टेड गुरुज हैं, ठीक, और कई कोर्सेज अटेंड किए थे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड। सो एक क्यूरियोसिटी थी, मैं कहा चलो इनको भी देख के आते हैं। और जब स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो जाए तो बाकी जो गुरु पॉपुलर ना हो, यूँ लगता है कि ये तो हमारे आगे कुछ नहीं है। तो इस एटीट्यूड से हमने सोचा देखें, रिसर्च करके आते हैं कौन है नए गुरु। और एक दिन गए वहाँ मंदिर, जब जा रहे थे तो मंदिर के पास पहुँचे, देखा पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो इट वाज सरप्राइजिंग कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है वहाँ पे इतने लोग आते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि गाड़ियाँ थी, बहुत सारी लग्जरीज कार भी थी। और जो क्राउड था वहाँ पे वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पार्टी में आया हो, क्लब में आया हो। मतलब सब हैंडसम, ब्यूटीफुल, सोफिस्टिकेटेड। जो सेवादार भी जो थे, जनरली बंदा सेवादार के नाम पे सोचता कुर्ता पजामा पहन के सीरियस सा बंदा खड़ा होगा, बट वहाँ पे तो हैंडसम गाइज विद टैटूज ऑन वन साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई मीन जैसे क्लब का क्राउड हो। एनीवे, तो इस चीज़ ने पहले क्यूरियोसिटी कर दी कि इतना अच्छा क्राउड मंदिरों में आता है क्या। तो एनीवे, मैं चारों तरफ देखते हुए अंदर लाइन में लगे हुए, और एक हैरानी सबसे बड़ी ये हो रही थी कि जो क्लब में जाने वाला जो क्राउड इतनी डिवोशन के साथ, इतनी सीरियसनेस के साथ अंदर जा रहा है। चेहरे के जो भाव थे उसमें बड़ी अच्छी डिवोशन दिख रही थी, और ये जो कॉम्बिनेशन था, बड़ी अच्छी एक एनर्जी फील हो रही थी वहाँ पे। और ये क्यूरियोसिटी के साथ मैं जब अंदर गया तो अंदर गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा यार ये तो लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं। तो मेरे को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जरा भी भावना नहीं जागी उस टाइम गुरुजी के प्रति, क्योंकि मेरे को यूँ लगा कि एक ह्यूमन बीइंग को लोग भगवान कैसे मान सकते हैं। एनीवे, मैं वहाँ बैठा, और मैं जैसे कि बताया कि मैं मेडिटेशन वगैरह करता था, तो वहाँ पे मैं मेडिटेशन करने बैठ गया। और जो मेरा ध्यान लगा मेडिटेशन के लिए वहाँ पे, उसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब डीप मेडिटेशन में बड़ी इजीली चला गया मैं। और कभी कभी बीच में जैसे 5-10 मिनट की मेडिटेशन के बाद सामने देखता था तो गुरुजी से आई कांटेक्ट बनता था, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पाया गुरुजी से। फिर चारों तरफ क्राउड को देखता था, मैं उनको देखता था, कमाल है यार, ये तो भगवान मान रहे हैं इनको। एनीवे, ये फीलिंग चलती रही, और इस फीलिंग के साथ मैं विद क्यूरियोसिटी बाहर आ गया। क्यूरियोसिटी ये कि लोग एक ह्यूमन बीइंग को भगवान कैसे मान सकते हैं। सो गुरुजी, उसके बाद मैं घर आया। अगले वीक मैंने अपनी आंटी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे मैं लास्ट वीक गया था, आज हम फ्री घूमने चलें। मेरे तो क्यूरियोसिटी रह गई थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वाइफ जो है वो एग्री कर जाएगी, क्योंकि वो आर्य समाज बैकग्राउंड से थी और ज़्यादा उसकी इस टाइप के सब्जेक्ट पे इंक्लिनेशन नहीं थी। बट सरप्राइजिंगली वो एग्री कर गई, और हम गए दोबारा वहाँ, और सरप्राइजिंगली शी ऑल्सो गॉट कनेक्टेड टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि फुल डिवोशन थी। सो दिस वाज सेकेंड टाइम। अब थर्ड टाइम वही, अभी भी मेरे कोई फेथ नहीं बना था। थर्ड टाइम, बट मेरे को अच्छा लगा मेडिटेशन करके। थर्ड टाइम मैं अपनी डॉटर को भी लेके गया साथ। तो पता चला कि वहाँ पे प्रसाद की लाइन में लगे हुए हैं, तो समोसा प्रसाद मिल रहा है। और मेरी डॉटर ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो
सिर्फ शेल खाऊंगी, अंदर के आलू नहीं खाऊंगी, समोसे के अंदर के आलू। तो हमने कहा नहीं, यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया था कि जिस एक तो प्रसाद जिसको मिलता है उसको लेना होता है, दूसरा शेयर नहीं करता, और खुद ही खत्म करना होता है, बचाना भी नहीं होता। हमने उसको बोला नहीं, तेरे को खाना पड़ेगा। कहते फिर मैं लूंगी नहीं प्रसाद। हमने कहा लेना भी पड़ेगा। तो जब तक हमारी बारी आ रही थी तब तक वो इस डिबेट चल रही थी, नहीं लेना है, उसको हम पुश कर रहे थे कि ऐसे नहीं करना एटसेट्रा। तो मतलब कुछ यूं समझ लो कुछ लेवल का फेथ बना हुआ था। अब जब बारी आई, समोसा लिया, अब वो रेस्टलेस कि मैं कैसे ख़त्म करूँगी इसको, कैसे करूँगी। हमने जगह मिली बैठने की, और जब हमने अपना खाना शुरू किया, उसने भी अपना समोसा खोला विद ए होप कि वो शेल को साइड पे करेगी, आलू जैसे कैसे खाएगी। बट जब उसने समोसा तोड़ा तो अंदर आलू ही नहीं थे। दैट वाज सरप्राइजिंग। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है। वो थोड़ा जो हमारा अहंकार था ज्ञान का, उसको थोड़ा सा चोट लगी कि ये तो मिरेकल है। मतलब एक समोसा जो दिख रहा है, शेप में है कंप्लीट, की विद एन एक्सपेक्टेशन कि अंदर आलू ही होंगे, क्योंकि शेप वैसे बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि दबा हुआ था। उसकी जो शेल है वो दबी हुई थी कि खाली हो सकता था, नहीं, शेप भी प्रॉपर थी। और तोड़ा तो अंदर हवा, आई मीन खाली था। सो मैं बाय बैकग्राउंड में इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, टेक्निकल हूँ, ज़्यादा लॉजिक्स में जाता हूँ। तो वहाँ पे भी लॉजिक्स लगाने शुरू कर दिए कि ये तो ना कोइंसिडेंस है। ऐसा समोसा हो सकता है जब हम उसको तलते हैं जैसे पूरी फूल जाती है, ऐसे फूल सकता है, या उन्होंने शेप बनाई, आलू डालना भूल गया और बंद कर दिया, हो सकता है। इसको मिरेकल नहीं माना उस टाइम। तो मैंने उसको बोला, वो कहें जी मिरेकल है। मैंने कहा चल तू दोबारा जा लाइन में लग गया, दोबारा समोसा लेके आ। वो दोबारा गई समोसा लेने, और जब दोबारा समोसा लेके आई, दोबारा खोला उसको, सेकंड टाइम भी आलू नहीं निकले। तो तब मैं कुछ सोचने लगा, मैं कहा तो सच में मिरेकल है। बट एनीवे, ये मिरेकल है, मान लिया, चलो नाउ व्हाट नेक्स्ट। मिरेकल हो गया कि समोसे में आलू नहीं निकला। तो कहते हैं जी बस जिसके साथ मिरेकल हुआ वो समझो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उसको। तो हमने सोचा अच्छा चलो मिरेकल हुआ, अब क्या ब्लेस, लेट्स सी। ये फिर मैं अब आगे बताता हूँ बाद में कि कैसे ये ब्लेसिंग थी एक्चुअल में। उस टाइम तो हमें लगा ठीक है आलू में समोसा निकला, मिरेकल हो गया, इसमें क्या बड़ी बड़ी बात है इस टाइप के मिरेकल से। सो वो बाद में बताता हूँ आपको कि कैसे वो ब्लेस हुई। ना ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा भ्रम टूटा कि ये तो कुछ है, पावर है कुछ यहाँ पे ना। और कुछ दिनों बाद मैं सुनता था जी कि गुरुजी सपने में आते हैं। तो कुछ दिनों बाद गुरुजी मेरे भी सपने में आ गए। वो जो सपने में आए, तो उस टाइम तक जैसे मेरा अभी इतना फेथ लेवल तो था नहीं, गुरुजी सपने में आ गए, आमना सामना हुआ। तो मैंने देखते ही गुरुजी को बोला, मतलब पहला क्वारी तो माइंड में आया है कि भाई क्यों, बताओ मतलब क्यों आए हो भाई, राइट। फिर दूसरी क्वारी कि मैंने बोला गुरुजी मेरे को आप पे फेथ नहीं है, मतलब मैं आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि आप कुछ हो, आप है कोई पावर हो आप। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा चल मैं तेनू फोन करदा, पंजाबी में बोला। और मेरे को तब तक ये नहीं पता था कि वो पंजाबी में बात करते थे। और तो फोन किए उन्होंने कहा, मैंने कहा जी करो फोन। तो उन्होंने फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। और फोन की घंटी बजनी शुरू हुई, 2-4 घंटी बजी और मेरा नींद खुल गई, सपना टूट गया, नींद खुल गई, नींद खुल गई, सपना टूट गया, व्हाटएवर। सो अब जनरली क्या है कि अगर मान लो कोई सपने में आपको कोई सपना आता है जिसमें लेट्स से कोई लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है सपने में, और लड़की के आंसर की वेट कर रहा है, और उस टाइम आपका सपना टूट जाए, तो वो लड़का सोचेगा फटाफट वापस नींद करेगा, सपने में जाएगा कि वो जवाब तो सुन लूं। तो मेरे साथ इसके ऑपोजिट हुआ। मतलब मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने का कारण ये था कि वो जो मोबाइल फोन की घंटी थी वो एक्चुअल में मेरे फोन पे बज रही थी, रियलिटी में। तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रहा कि ये तो सपने में फोन की घंटी बज रही थी, मेरा तो सपना टूट चुका है, मैं उठ चुका हूं, घंटी तो अभी भी बज रही है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे फोन पे रियलिटी में घंटी बज रही है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो संगत जी मैंने अभी ये सुबह 3-4 बजे का बीच का टाइम था, जिस अमृत वेला जैसे कहते हैं, उसमें मेरी
नींद खुली और मैं फ़ोन की घंटियां बजती जा रही थी, मैं हाथ अंधेरे में फ़ोन ढूंढ रहा जब तक, तब तक वो नंबर ऑफ जो बेल्स होती हैं 21 बेल्स के करीब होती हैं, तो ख़त्म हो गई घंटी बज के। और मैंने फ़ोन ढूंढा, फ़ोन ढूंढ के उसमें फटाफट देखा तो यस देयर वाज ए मिस्ड कॉल। और आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ये तो कमाल हो गई। और फ़ोन भी ऐसे नंबर से आया जो कि जिसमें ना कंट्री कोड था, ना नॉर्मल फ़ोन नंबर था, मतलब अजीब सा फ़ोन नंबर, और 10 डिजिट भी नहीं, कोई 15 डिजिट, शुरू के 5-7 डिजिट, उसके बाद 000। मेरे फ़ोन नंबर में भी लास्ट में 5 बार 0। तो मैं हैरान हो गया कि मेरे ये हुआ क्या। उन्होंने सपने में बोला मेरे को कि मैं तेनों फ़ोन करना, और रियलिटी में फ़ोन आ गया। अब फिर दोबारा मेरा लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो गया, साइंटिफिक माइंड, जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाला माइंड, कि हो सकता है कि मैंने कई दिनों से सुन रहा हूँ कि गुरुजी के बारे में सोच रहा हूँ, तो साइकोलॉजिकल वो है, फैक्ट है कि आपको सपने में आ सकते हैं जिनके बारे में आप सोचो, और खासकर जब आप ये भी सुनो कि हाँ जी गुरुजी सपने में आते हैं, तो इसलिए मेरे भी सपने में आ गए। तो इसमें तो शायद कोई मिरेकल वाली बात नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता, जो मैंने उस फ़ोन को देखा, नंबर को देखा, तो ये सोचा कि ये नंबर जो किसी ने कॉल किया है, मेरी वेबसाइट पे नंबर देख के कॉल किया है, और इस टाइम 3 या 4 बजे है, तो कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में जहाँ दिन का टाइम है, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया है। और जब जो फ़ोन उसने किया है, तो उसने मोबाइल से नहीं किया, किसी कंप्यूटर या वीपीएन या जो वर्चुअल दिस थिंग नेटवर्क होते हैं, आई मीन एप्लीकेशन होती हैं जिससे फ़ोन मिलाया जा सकता है, इंटरनेशनल कॉल की जाती है, उससे किया है, तो इसलिए नंबर अजीब सा आ रहा है। तो ये दोनों लॉजिक तो लगा लिए मैंने, तो मैं अपने आप को कुछ ही तरह से ये समझा कि ये मिरेकल नहीं है। बट जब लॉजिक फिट हो जाए तो फिर गॉड नहीं होता, लेकिन जब लॉजिक फेल हो जाए तो वहाँ भगवान हो जाता है। फिर भगवान के सामने कोई लॉजिक नहीं होता। अब इलॉजिकल चीज़ ये थी कि उन्होंने मेरे को सपने में आके बोला कि चल मैं तेनों फ़ोन करना, और उस टाइम किसी का फ़ोन आए, दैट मीन्स गुरुजी ने किसी और कंट्री से, किसी और आदमी से मेरे को फ़ोन करवाया। सो वो मेरे लॉजिक से सब कुछ बाहर था। दैट वाज द टाइम जब मेरे को जीरो फेथ से या नेग्लिजिबल फेथ से एक बहुत हायर लेवल फेथ पे पहुंचा दिया इस ड्रीम ने। और वो मैंने नंबर सेव कर लिया गुरुजी के नाम से, और उसके बाद मैं थोड़ा बेंड डाउन हो गया, और उसके बाद मैंने गुरुजी को कुछ मानना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर सपने में आए। जब दोबारा सपने में आया तो जो छोटा सा सपना, वो सामने खड़े हैं, मैंने हाथ जोड़े, मैंने पाँव पकड़े और कहा कि गुरुजी मैं दोनों सरेंडर किया। सो देन यूं समझो कि अभी भी ना, जिसको कहते हैं 100% फेथ, ऐसा वाला फेथ प्रोड्यूस नहीं हुआ। एक बारी फिर सपने में आए, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा ना एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम, ये जब सपना आया उससे कुछ टाइम पहले, मे बी 8-9 महीने पहले, मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई था, और मैं वरीड था कि क्या करूं। उस टाइम मैंने ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे हर्बल्स, बिना एलोपैथी लिए ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, और मेरा मुश्किल से 20 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ इतने एफर्ट्स के बाद। अब ये इस सपने से कुछ टाइम पहले मैंने टेस्ट कराया था, तो मेरे को पता चला कि आइडियली होना चाहिए लेस देन 200, आई थिंक परफेक्ट होता है 150, बट मेरा था 350 ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई था। और मैंने गुरुजी को बोला सपने में जब आए, गुरुजी मेरा ट्राइग्लिसराइड ठीक कर दो। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू कॉम्बिनेशन 32 ले। तो मैं अभी इतना बताया उन्होंने, थोड़ी सी और बात हुई, उसके बाद फिर मेरी नींद खुल गई, वही 3-4 बजे का टाइम, और मैं उठा, मैंने रट्टा मारना शुरू कर दिया कि उन्होंने बोला कॉम्बिनेशन 32, और ये मैंने याद रख लिया कि कॉम्बिनेशन 32 लेना है। अब मुझे सोचा मैंने कि कॉम्बिनेशन 32 होता क्या, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को होम्योपैथी की नॉलेज है, बचपन में कभी ऐसे पढ़ ली थी, तो ये मेरे को ये पता था कि पता चल गया कि कॉम्बिनेशन 32 का मतलब है कोई होम्योपैथी की ही होगी वो,
जो अगर बोला है उन्होंने ऐसा, तो मैं होम्योपैथ की शॉप पे चला गया और मैंने बोला, जो वहाँ पे केमिस्ट खड़ा हुआ था, मैंने कहा वो कॉम्बिनेशन 32 दे दो। उसने बिना इधर उधर देखे बोला कि नहीं जी, कॉम्बिनेशन 32 तो आता ही नहीं है। मैं कहा नहीं, कॉम्बिनेशन तो आते ही है ना। कहते हैं आते हैं, मतलब 28 तक आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 32 भी आता है। तो कहते आप दिखाओ, क्या प्रिस्क्रिप्शन है आपके, डॉक्टर ने बोला है। मैं कहा हाँ जी, डॉक्टर ने बोला है। अब इतना फेथ तो हो गया था गुरुजी पे कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल दिया हाँ डॉक्टर ने बोला, अब तो गलत तो हो नहीं सकता। तो कहता जी प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। मैंने कहा प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं। तो कहते हैं फिर कहीं और पता कर लो अगर होता है तो। मैं वहाँ खड़ा रहा, मेरे को लगा, मैं कहा होना तो चाहिए, अब गुरुजी ने तो बोला है तो होना तो चाहिए। मैं उसकी दुकान में स्कैनिंग करनी शुरू कर दी, सारे शेल्फ देखनी शुरू कर दी इधर उधर। तो थोड़ा सा टाइम लगाया और एक कॉर्नर में बहुत दूर कॉम्बिनेशन 32 पड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार आप क्या कमाल है, आप कह रहे हो है नहीं, वो सामने कॉर्नर में पड़ा, आप तो ये कह रहे हो कि होता ही नहीं है और आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। और मैं तो आप तो इस फील्ड के हो, मैं तो इस फील्ड का भी नहीं हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं होता ही नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ विद कॉन्फिडेंस की होता है, मैंने देखो ढूंढ भी दिया आप ही की दुकान में, आपको ही नहीं मालूम और आप इस आपकी दुकान में ढूंढ दिया। कहते कहाँ देखा, उसने लेके आया। तो वो कहता अच्छा जी चलो, कहता होता होगा। फिर मैं वो लेके आया और जो ऐसे उस पर लिखा था इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ी और वैसे लेनी शुरू कर दी। और साथ में वो मेरे पास कोई गूगल पे होम्योपैथी उसके बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया कि क्या ये ट्राइग्लिसराइड के लिए होती है। तो मैंने पूरा जोर लगा लिया, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पढ़ के सारी रिसर्च कर ली। कहीं से समझ नहीं आया कि ये ट्राइग्लिसराइड और इसका कोई रिलेशन है। तो खैर मैंने हफ्ता 8 दिन 10 दिन ली। और आपको भी पता कि जो होम्योपैथी है सब एटलीस्ट 15-20 दिन महीने बाद तो हल्का सा असर दिखाती है वो। और 3 4 महीने जो ऐसे क्रॉनिक प्रॉब्लम होती हैं तो एटलीस्ट 3-4 महीने लगते हैं ठीक होने में। और मैंने हफ्ता एक ली और फिर थोड़ा सा फिर फेथ डावाडोल हो गया कि ये तो इसका रिलेशन तो नजर नहीं आ रहा, कहीं मेरे को गलत फहमी हो गई है या फिर ऐसे ही ये करेगी नहीं करेगी काम, पता नहीं। हफ्ता 10 दिन लेने के बाद मैं केयरलेस हो गया, उसको लेना छोड़ दिया। और फिर खाने पीने में भी, एक्सरसाइज भी, सबके मामले में ऑटोमेटिकली केयरलेस। और फिर सडनली रियलाइज मैं हर तरह से केयरलेस हो चुका हूँ। मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई था, मैं एक बार दोबारा चेक कराता हूँ कहीं और ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। मैंने वो मेडिसिन ली थी, देखते हैं, ऐसे ही दोबारा चेक कराया। कैन यू इमेजिन संगत जी, जो मैं बताया आपको 20 पॉइंट नीचे लाने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करी थी काफी पहले, 4-5 महीने एक्सरसाइज और पता नहीं क्या क्या हर्बल, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। और यहाँ जो मेरा 370 हो गया था मेरा ट्राइग्लिसराइड, 370 से सीधा 220 मीन्स 150 पॉइंट नीचे आ गया। वो भी वो होम्योपैथी लेने से जिसका रिलेशन ही नहीं है ट्राइग्लिसराइड में। तो मतलब होम्योपैथी तो एक मीडियम था, वो तो एक गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि ये ले लो तू ठीक हो जाएगा। वो तरीका वो मेडिसिन ने ठीक नहीं किया था एक्चुअल में, वो गुरुजी की ब्लेसिंग ने ठीक कर दिया था ट्राइग्लिसराइड हफ्ते में। अदरवाइज होम्योपैथी से कोई ट्राइग्लिसराइड ठीक होता है या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कोई हफ्ते में होता है? ऐसा नहीं होता। सो दैट वाज अनदर थिंग जिसने मेरे को मेरा और फेथ लेवल बढ़ाया। ओके, सो अब मैं एक वो सत्संग शेयर करूंगा जिसने मेरे माइंड में एक गुरुजी का जो एक वचन है, मंगो ना मन्नो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इंटीग्रेट कर दिया। और मैं उसके बाद इतना जिसको कहते हैं ना हाई फेथ हो गया कि कुछ भी गलत हो जाए यूं लगता है कि बस वाह गुरुजी ने कराया है, अब तो कुछ अच्छा ही होगा। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक बिजनेस में ना एक कोई नेगोशिएशन चल रहा है कहीं पे, एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए जो मेरे एक एक्सपेक्टेड था किसी यूएस की कंपनी से। मतलब वो ऐसा बिजनेस था जिसने मेरे
बिजनेस की शेप ही टोटली चेंज कर देनी। यूँ समझो 3-4 गुना कर हो सकता था उस अगर वो ऑर्डर मुझे मिल जाता तो वो ऑर्डर को पाने के लिए जो भी मेरे को करना था, जो भी एफर्ट्स लगाने थे, मैंने सब लगा दिए और सब कुछ अप्रूवल हो गया। सैंपल वगैरह का जो अप्रूवल होना था वो हो गया, प्राइस मैच करके सब कुछ हो गया। मतलब एक ऑर्डर लेने के लिए जो चाहिए था सब कुछ हो गया, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा था। और ऑर्डर किसी और को भी नहीं मिला था, कि मैं ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं मिल रहा था और किसी और को दे दिया उन्होंने। मेरी हर रोज उस बंदे से बात हो जो उस कंपनी में जॉब करता था कि कब मिलेगा, कहते बस एनी डे, कल या परसों, बस अभी ये दिक्कत है, अभी वो दिक्कत है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ऑर्डर कंफर्म है जी, जरूर मिलेगा। तो मुझे हर रोज यूं लगे कि कहीं ये ऑर्डर किसी और के पास ना चला जाए। हर रोज एक ना एंग्जाइटी सी बनी हुई थी कि जिस चीज ने आपकी लाइफ चेंज कर देनी हो, ठीक है, और वो अवेटेड हो और ना मिल रही हो, तो तुम्हें थोड़ी एंग्जाइटी रहती है, होनी शुरू हो जाती है कि क्या होगा, पता नहीं, क्या कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं हाथ से ना निकल जाए। हर 2-3 दिन बाद अभी ये एक्स इशू वाई इशू बताते बताते लगभग महीना हो गया। उस दौरान मैं एक बारी तो मंदिर भी गया था, लेकिन तब तक ये था कि कुछ नहीं, कुछ इस तरह ध्यान नहीं दिया। बट जब महीना हो गया लगभग, तो फिर मैं मंदिर जा रहा था, एंग्जाइटी लेवल बढ़ चुका था कि कहीं छूट ना जाए ऑर्डर। तो जाते हुए ये सोचा कि आज तो गुरुजी से ना ये मांगेंगे कि गुरुजी ऑर्डर दिलवा दो। और मैं मंदिर एंटर किया, फोन स्विच ऑफ किया और अंदर गुरुजी के सामने बैठे दरबार में, और गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज ये ऑर्डर दिलवा दो। बस इतना बोला और उसके बाद जो भी था लंगर वगैरह किया, बाहर आए, फोन ऑन किया। फोन ऑन करने के विद इन 1 मिनट, अभी पार्किंग लॉट से बाहर भी नहीं पहुंचे थे, बाहर पहुंच गए थे, यस, फोन आ गया उस आदमी का जिससे चल रही थी इतने टाइम से बातचीत। बोला जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं क्या हुआ? कहता बस सब फाइनल हो गया, अब कल आपको एडवांस का डीडी और परचेज ऑर्डर दोनों, परचेज ऑर्डर बन गया है, डीडी के लिए वो चली गई रिक्वेस्ट और कल मिल जाएगा। मैंने कहा वाह, ये तो कमाल हो गई, मतलब मैं अभी बोल के आया हूं, बाहर निकलते ही ऑर्डर मिल गया। तो अब ये जो मैंने चीज मांगी गुरुजी से वो मिल गई। अब आगे क्या हुआ? अब आगे वो जिस ऑर्डर ने मेरे बिजनेस को 4 गुना कर देना था, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में मेरी इतनी हालत खराब हुई। वो इतना बड़ा ऑर्डर था कि जो इवन मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराना बड़ा मुश्किल हो गया, उसको कैपेबिलिटीज नहीं थी जहाँ पे मैंने वहाँ पे बनने के लिए दिया। इतना उस ऑर्डर में नुकसान हुआ कि मैं जहाँ पे था उस टाइम बिजनेस की स्टेज में 6 महीने पीछे चला गया। सो गुरुजी एक अकल उस टाइम आ गई कि जब हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं ना, तो मांगने का मतलब ये हो जाता है कि हमें ना गुरुजी पे विश्वास नहीं है, उनके प्लान पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम मांग लेते हैं। मांगने का सीधा सीधा मतलब है कि गुरुजी ने जो प्लान कर रखा है या सुपर पावर ने जो प्लान कर रखा है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मेरे प्लान के हिसाब से चलो। और जब आप अपने प्लान के हिसाब से गुरुजी को चलवाना चाहते हो, तो समझ लो कि आप बहुत बड़ी गड़बड़ करने जा रहे हो। तो इस सत्संग से मुझे इतनी समझ आ गई कि अब के बाद हमेशा 100% फेथ करके चलूंगा गुरुजी पे। वो कुछ नुकसान हो रहा हो तो भी वाव, और अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो भी वाव। तो ये जो सत्संग है मैं आपसे शेयर करके ये कन्वे करना चाहता हूं कि जब भी कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपको लगे ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। अब तो ये हो गया कि गुरुजी जो कर रहे हैं ना, वाह बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको, और उस एग्जाम्पल से पहले एक चीज ये बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल ज्ञान जो हम इतने सारे गुरुओं से, इतने सारे डिस्कोर्सेस से इकट्ठा करते हैं, उसका गोल क्या होता है बेसिकली। हम एक किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में थे, तो उसमें पूछा गया तो तुम इतनी मेडिटेशन करते हो, इतना स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनते हो, इन सब का गोल क्या है? तो गोल पता चला
कंक्लूड हुआ कि गोल ये है कि एक्सटर्नल सिचुएशन जैसी भी हो, आप हमेशा मेंटली इमोशनली अगर स्टेबल हैं तो आपने स्पिरिचुअलिटी में कुछ पा लिया। दैट मीन्स आप स्पिरिचुअली कुछ इवॉल्व हो गए। हमेशा स्टेट ऑफ ब्लिस, ना दुख में दुखी, ना खुश में ओवर एक्साइटेड। खुश तो चलो ठीक है, ओवर एक्साइटेड भी नहीं। स्टेबल इमोशंस, मन के तल पे अगर आप स्टेबल हैं हर स्थिति में, तो आपने स्पिरिचुअलिटी में कुछ पा लिया। अब गुरु जी कहा करते थे कि हम तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में मेरे यहाँ तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है। अब इस सत्संग से जो भी आपसे मैंने शेयर किया, मेरे अंदर भी वो जो स्पिरिचुअलिटी का गोल होता है वो काफी हद तक अचीव भी किया है और उस दिशा में बढ़ते भी जा रहा हूं कि अब कोई भी सिचुएशन आ जाए। अभी मैं आपको जो दूसरा एग्जांपल देने जा रहा था उसमें ये है, सिचुएशन क्या आई कि एक दिन मैं सुबह घर से, संडे का दिन था और अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी होना था, तो मुझे फोन आया ऑफिस स्टाफ का कि किसी ना ऑफिस में कहीं से धुआं आ रहा है। अभी खोला नहीं है हमने ऑफिस, लेकिन अंदर से धुआं आ रहा है और लग रहा है कुछ आग लग गई है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, आप जरा देखो वहाँ पे सिलेंडर वगैरह पड़े हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चला जी नहीं, वो तो धुआं थोड़ा बहुत नहीं था, दरवाजा खुला, अंदर खूब सारी आग लगी है और हमने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। तो मैं गाड़ी में बैठ चुका था, तो मेरे को अब ऐसी सिचुएशन में जब किसी के बिजनेस प्रीमाइसेस पे आग लग जाए तो बंदा एकदम एंग्जाइटी में, रेस्टलेस, स्ट्रेस में गाड़ी भगा के वहां पहुंचने की कोशिश करता है। बट मेरे को पता चला फायर ब्रिगेड भी आ गई है, 4 गाड़ियां आ गई हैं और सीरियस वाली आग है। मैं सोचने लगा कि अगर मैं वहां पहुंच भी जाऊं तो मैं कौन सा आग बुझा लूंगा, बुझाने तो फायर ब्रिगेड ने है। और अब जो कुछ करना है ना गुरुजी ने करना है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और गाड़ी भगाने का जो थीम था, मैं अगर गाड़ी भगाऊंगा भी तो हर थोड़ी देर बाद 2-2 हज़ार रुपए का फाइन भी होता जाएगा। तो मैं क्यों अननेसेसरली स्ट्रेस लेना। मैं आराम से 60 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए ऑफिस पहुंचा और रास्ते में, लगभग आधे रास्ते में उन्होंने, स्टाफ ने बताया कि अब आग बुझ चुकी है। तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स भी हुआ कि हाँ जी ठीक है, तो इसका मतलब गुरुजी ने संभाल ली। आई मीन जल्दी बुझ जाने का मतलब यही अज्यूम किया जाता। और जब मैं वहां पहुंचा ऑफिस और ऊपर अपने प्रीमाइसेस पे, तो लगभग 3000 स्क्वायर फीट का एरिया वो, और पता चला वहां फायर ब्रिगेड वाले मेरे को ऊपर लेके गए। पता चला कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी, जिसको कहते हैं सारा का सारा बिजनेस जल के राख हो चुका था। और उस सिचुएशन में मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं माथा पीट के रो रहा होता, या हो सकता है जिंदगी भर की मेहनत जो थी उसकी किसी की राख बन जाए तो सुसाइड कर लेता। इवन मेरे स्टाफ तक में 1-2 लोग की आंखें भीगी हुई थी, आंसू आ रहे थे, जिनका कुछ अपना पर्सनल नुकसान नहीं हुआ था, मेरा कुछ नहीं बचा था, उनका कुछ, तो भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत स्टेबल एंड काम चारों तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी ने अगर कुछ किया है तो इसमें जरूर कुछ अच्छा होने जा रहा है आगे। क्योंकि ऑफिस के एक कॉर्नर में एक मेरा कैबिन है जहां पे गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ है, और उस एरिया में उस आग की भनक तक नहीं पड़ी थी, जबकि पूरी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर तक हीट इतनी ज्यादा थी कि जो भी सीढ़ियों में रास्ते में था सब कुछ मेल्ट हो चुका था। और ये तो चलो, ये फिर अगेन कुछ साइंटिफिक हो सकता है इसमें, राइट। बट वहां पे जो मुझे एक एविडेंस मिला कि ये तो गुरुजी का ही कमाल है जो भी कराया है, वो एविडेंस इलॉजिकल था। जब कोई इलॉजिकल चीज हो तो समझ लो गुरुजी है उसमें। वो इलॉजिकल ये था कि एक एक चीज जल चुकी थी। जलना तो एक बात होती है, लोहे के जो पंखे तक अगर लोहा मेल्ट हो जाए तो सोचो कितनी हीट होगी उस चैम्बर में। मगर अगर लोहे का पंखा मेल्ट हो सकता है तो कितना हाई टेम्परेचर होगा अंदर। अब उसी पंखे के नीचे अगर एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, और सिर्फ प्लास्टिक की बोतल ही नहीं, उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल सैनिटाइजर पड़ा हो 5 लीटर की बोतल में, और उसको आंच तक ना आए, तो ये तो साइंटिफिक नहीं है।
संगत जी मेरे को उस बॉटल को देख के ये समझ आया कि ये लॉजिकल नहीं समझ आ रहा कहीं से भी, और ये तो पक्का गुरुजी का ही कुछ कमाल है, सिग्नल दे रहे हैं कि भाई कुछ डिफरेंट, कुछ इलॉजिकल जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। और दूसरा मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो बॉटल थी 5 लीटर की, वो आई भी उनकी फैक्ट्री से थी जो गुरुजी की संगत है। तब मैंने सैनिटाइजर का कुछ बिजनेस शुरू करने की सोची थी, तो उस फैक्ट्री वो भी गुरुजी की संगत थी। सो क्वेश्चन, बात ये नहीं है कि जो गुरुजी की संगत के यहाँ से आई थी तो इसलिए नहीं जली बॉटल, बट जहां पे पंखा मेल्ट हो गया उसके बिल्कुल 4 फीट नीचे प्लास्टिक की बॉटल नहीं मेल्ट हो सकती। मेल्ट हो क्या फायर, उसके अंदर इतना हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड होने के बाद क्या वो नहीं जल सकती थी? तो मैं इस चीज को देख के सोचने बैठ गया कि बस मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा ही होगा। सो ये एक और एग्जाम्पल था कि किसी भी टाइप की सिचुएशन आ जाए, फेथ लेवल ऐसा हो गया था कि तुम्हें कोई बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हो सकते हो। नाउ कमिंग टू अनदर सत्संग, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि भी मेरी बेटी को ब्लेस किया था समोसे वाले उससे। अब वो टाइम के 2-3 साल बाद जब कॉलेज चूज करने का टाइम आया, तब हम सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। तो उस टाइम मेरे कजन ने बोला कि आप ना इसको यूएस के लिए ट्राई करो, यूएस एडमिशन के लिए। अब यूएस एडमिशन का मतलब ये होता है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट, और मेरा बिजनेस कोई इतना वो भी नहीं था हाई फ्लाइंग कि मैं इतना अफोर्ड कर पाता। 2 करोड़ तो मेरी वर्क कब कैपिटल बिजनेस के अंदर पूरा बिजनेस भी बिक जाए तो भी नहीं था इतना बड़ा। आई मीन 2 करोड़ में तो उतनी लेवल का एक और बिजनेस शुरू हो जाता। सो इन नट शेल इट वॉज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। 8-9 लाख रुपए निकालना भी मुश्किल था, बट उसने कहा कि नहीं, इसको तो वो मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तुम ट्राई तो करो, अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो चली जाएगी, नहीं तो फिर इंडिया में देख लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नुकसान क्या है। तो उसके बाद हमने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, जो भी प्रोसेस उसके लिए होता है वो फॉलो करना शुरू कर दिया। और इसका 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया वहां पे विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स। और इसके 12th में 99% मार्क्स आए थे। अब विद 99% मार्क्स इंडिया के भी किसी भी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल था। लेकिन हमने एक भी जगह ट्राई नहीं करी। हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, अब तो जो करेंगे गुरुजी करेंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब है जो टोटल 2 करोड़ का खर्चा है उसमें से लगभग 1 करोड़ के करीब कवर हो जाता है। बाकी 1 करोड़ की अभी भी हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम अफोर्ड कर पाए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि इंडिया के अंदर भी कुछ 1-2 एडमिशन लेके रखो, अभी कुछ नहीं पता क्या होगा। मैंने कहा नहीं, अब तो जो कराएंगे गुरुजी कराएंगे। कुछ कॉन्फिडेंस आ गया था, फेथ बढ़ चुका था। तो कहते कहां से लाएंगे? मैं कहा उस टाइम जब पे करना होगा ना पैसा, गुरुजी कुछ ना कुछ करा देंगे। अब तो जब टाइम आया पेमेंट फीस पे करने का, मैं वहां के पे करने का, तो लॉकडाउन लग गया और सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई। हमें सिर्फ 20,000 रुपया देना पड़ा। तो पहला साल ऑनलाइन क्लासेस में निकल गया। और अब उसके बाद जो अगला साल आया उसमें हमने कहीं से मैनेज किए इधर उधर से लेके। और नेक्स्ट टेंशन हमें ये हो गई कि अब ये वहां जाएगी तो वहां पे कौन टेक केयर करेगा। क्योंकि जो जितनों के भी बच्चे अगर कहीं फॉरेन कंट्री पढ़ने गए हो तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन ये भी होती है कि वहां पे इंडिपेंडेंट अपने आप को कैसे हैंडल करेंगे। किसी और कंट्री में जाके वहां पे रूम का सारा सामान लेना होता है। टोटली तुम अभी तक पूरे डिपेंडेंट होते हो, वहां पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, और वो भी किसी और कंट्री में जहां तुम्हें कोई जानता है। तो भी एक फ्रेंड ने बोला कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड वहां यूएस में रहता है, आप वो ही विल टेक केयर। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं
स्कूल टाइम का फ्रेंड है, हम 30-35 साल से कोई इतना क्लोज इंटरेक्शन नहीं हुआ, और हेलो हाय होती है, बर्थडे पे विश करते हैं। अब कोई मेरे वहाँ पे बच्चे को संभालना थोड़ी शुरू कर देगा अपने पास, बट ही सेड डोंट वरी, ही विल टेक केयर। तो संगत जी, वो बेटी वहाँ गई और उस फ्रेंड ने ऐसे केयर करी, और मतलब ऐसी केयर करी कि अगर मैंने नहीं इतने जितने वहाँ पे रनिंग अराउंड करनी पड़ती है, मैंने नहीं इतनी रनिंग अराउंड करी होगी उसके एजुकेशन के टाइम, या मेरे को कोई इतना रनिंग अराउंड, मैं इतना वो फील कर रहा था कि ये भी पता नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो हम यहाँ बैठे बैठे समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। मतलब बार बार मुझे ये लग रहा था कि उसको कैसे थैंक यू करूं, समझ नहीं आ रहा था। मतलब जब किसी से हम कुछ फेवर लेते हैं तो एक अंदर फीलिंग होती है ना कि हाउ शुड आई पे बैक, वो तो जब इंडिया में कभी आता था मेरे साथ, कुछ मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स भी लेता था, थोड़े बहुत 2-4 हज़ार के भी वो पैसे में लेता था, बट वो इतना बड़ा मेरे लिए काम वहां पे हेल्प कर रहा था जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। सो एक तरह से हमारी ये टेंशन भी बिल्कुल खत्म हो गई। हमें यूं लगा कि जैसे जो एक फादर को वहां करना चाहिए वो सारी जिम्मेवारी वो निभा रहे थे। तो अभी इस दौरान क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले मैं करनाल में था, मेरे को वहां पे एक गुरुजी की संगत है मनीष अंकल, उन्होंने एक दिन फोन किया किसी काम से कि वहाँ के करनाल मंदिर में कुछ ऑडियो सिस्टम वगैरह चाहिए जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ उनकी क्वायरी थी। तो मैंने बोला कि वो मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज एक्चुअली वहाँ पे 100 पर्सन के यहाँ सत्संग है। तो मैंने कहा अच्छा कमाल है, मैं भी करनाल में हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर आप आ जाओ, सत्संग अटेंड कर लो। और मैं वहाँ सत्संग अटेंड करने चला गया। अब जहाँ सत्संग अटेंड करने गया, मैं थोड़ा सा इसको कुछ पीछे मिस कर गया हूँ। मिस ये कर गया हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे को गुरुजी आए सपने में और आमना सामना हुआ और बोले कि कुछ नहीं बोले एक्चुअली। मैंने उनको बोला गुरुजी कुछ तो बोलो। कहते सत्संग करना है 5000 बंदे नाल। मैं कहा गुरुजी 5000? कहते विद इन 1 मंथ। मैं कहा गुरुजी 1 मंथ 5000? कहते चलो 50 बंदे। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने उस टाइम सोचा, मैं कहा अब मेरी बेटी ने 1 महीने के बाद आना था, अब गुरुजी का 1 महीने के अंदर अंदर। तो मैंने सोचा मैं घर पे सत्संग कराऊंगा जब वो आ जाएगी। एक शुक्राना भी के लिए भी सत्संग सोच रखा था कराएंगे कि वो बेटी को की सारी हर तरह से टेक केयर करी है, तो शुक्राना के लिए सत्संग कराएंगे। बट वो पता चला कि वो उसका आने का डाउटफुल हो गया बिकॉज ऑफ अगेन 3rd वेव का वो सामने आ रहा था विजिबिलिटी। अब मैं सोचा जब 50 लोगों को कैसे सत्संग करूं, कहाँ मतलब कोई सिचुएशन नहीं बन रही थी। सो अब वो सिचुएशन भी गुरुजी ने बना दी कि बाय चांस मैं करनाल था, बाय चांस मनीष अंकल, अब बाय चांस कह लो या बाय चॉइस कह लो, गुरुजी की उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि आ जाओ आप भी फिर सत्संग अटेंड करने, और आपका भी मैं सत्संग शेयर कराऊंगा वहां पे, बोलूंगा ना क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था। और मैं वहां बैठा सत्संग में और वहां लोगों को गिनना संगत को गिनना शुरू कर दिया। 10, 15, 20, 25, 33 तक काउंट गिन लिया मैंने। मैं कहा 50, गुरुजी ने बोला था 50 लोग, 50 की संगत। मैं देखूं लोग आए जा रहे हैं लेकिन 33 से ऊपर काउंट नहीं बढ़ रहा। बाद में रियलाइज हुआ साइड वाले कमरे में बैठ रहे। मैं उठ कैसे गया किसी रीजन से और देखा वाह ये तो 50 लोग तो हो ही गए, बल्कि उससे ऊपर ही हो गए थे। मैं कहा ये तो कमाल हो गई। गुरुजी ने बोला था कि आपने सत्संग करना है 50 लोगों के साथ, और उन्होंने मेरे लिए सिचुएशन खड़ी कर दी जहां पे मेरे लिए 50 लोग भी प्रेजेंट कर दिए, और ऐसी सिचुएशन भी बन गई कि मैं अब वहां पे सत्संग करने के लिए रेडी था। और जब वहां पे शब्द खत्म हुए, मैंने सत्संग शेयर किया और सत्संग में ये भी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड ने यूएस में सब टेक केयर किया
और जिनको मैं 35 साल पहले कभी उनके घर में आया जाया करते थे और उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं था। फिर और जिस दिन मैं सत्संग कर रहा था उस दिन मैंने उसी घर में उनको बताया कि आज मेरी बेटी मेरे उस फ्रेंड के यहाँ बैठी है और मैं, क्योंकि कॉलेज से वो कुछ दिन के लिए आई हुई थी, छुट्टियां थी, मैं कहा वो मेरी बेटी अब मेरे उस फ्रेंड के यहाँ बैठी हुई है और मैं उसी फ्रेंड के घर आज 35 साल बाद आया हूँ सत्संग करने के लिए। ये पक्का गुरुजी की प्लानिंग है। उन्होंने प्रोबेबली मेरे को यहाँ सेवा, ये सत्संग की सेवा का मौका दिया है कि जा आज तेरे को यहाँ पे सत्संग करना है। सो दिस वाज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, जिसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, बट एक्चुअली में गुरुजी का प्लान होता है कि 35 साल बाद मैं उसी फ्रेंड के घर में गया हूँ, उसी फ्रेंड के घर में इंडिया में सत्संग हो रहा है और वही मतलब मैं इंडिया में उनके घर में सत्संग कर रहा हूँ और मेरा जो फ्रेंड जो यूएस में रहता है, मेरी बेटी उनके वहाँ रह रही है। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आई मीन इट वाज अ मिरेकल फॉर मी कि कमाल कर दी गुरुजी ने कि 35 साल में पहले तो कभी नहीं गया ना मैं आज तक, आज सिचुएशन ऐसी बनी ना। सो गुरुजी ने सपने में बोला और मेरे लिए उसको पॉसिबल भी कर दिया। अब मेरे को अभी एक माइंड में फिर वो रह गया कि उन्होंने बोला था 5000 लोगों को करना है सत्संग, वो क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि वो तो यूट्यूब के थ्रू ही पॉसिबल है। तो उसके बाद मैंने अंकल को मेल लिखी कि मेरे को ऐसे ऐसे सत्संग शेयर करना है, तो मे बी गुरुजी विल टेक केयर कि ये कैसे 5000 लोगों तक पहुंचे। सो संगत जी, दिस वाज टुडे अगेन प्रोबेबली दिस सत्संग इज विद आज्ञा ऑफ गुरुजी ओनली कि मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पे शेयर कर रहा हूँ और मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन सी हो रही है कि वो 5000 वाला मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क रह गया था। आई होप वो भी इसके साथ मेरा गुरुजी ने जो हुक्म दिया था वो मेरे से पूरा करवाएंगे। जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी and thank you Guruji for giving me this platform and opportunity. Jai Guruji.